मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो चल रहा है हमारा, उसका बहुत सारा टॉपिक हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। आपने पढ़ा होगा 10वीं में 9वीं में, है ना, कि जो तत्व होते हैं ये तत्व को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। भाई जितने भी हमारे पास जो तत्व है उन तत्वों को किससे दर्शाते हैं हम लोग, प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है N होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा O होता है। उसी प्रकार अगर हम यौगिक की बात करें, है ना, तो जो यौगिक होता है, यौगिक को दर्शाने के लिए हम लोग प्रतीक का प्रयोग ना करके हम लोग क्या करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे H2O यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यौगिक है। तो इस प्रकार से तत्वों को हम क्या करते हैं, प्रतीक से दर्शाते हैं, और यौगिकों को किससे दर्शाते हैं, सूत्रों से दर्शाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जब एक से अधिक यौगिक या एक से अधिक तत्व जब आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके जब उत्पाद बनाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों के रूप में दर्शाने की जो प्रक्रिया होता है या जो सूत्र के रूप में दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया दिया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में दिया है H2SO4। ये हमारा क्या दिया है, दो यौगिक दिया है, और हमको पता है ये दोनों यौगिक क्या करता है, आपस में क्रिया करके यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे ये हमारा प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है ना। इसी प्रकार ये वाला प्लस और ये क्या होता है आपका माइनस होता है। साथ ही साथ आपको ये पता है कि माइनस जो है हमारा जो है प्लस के साथ, और प्लस जो है माइनस के साथ क्रिया करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, देखो ये प्लस है तो माइनस के साथ, और ये जो है प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है। साथ ही साथ आपको ये जानना है कि यहाँ पर जब दोनों क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, Na क्या हो जाता है 2A प्लस है, और ये सो क्या हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बोनेट है। तो यहाँ पर H2 होता है, वो एक ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेता है, आपका H2O बना लेता है। अब यहाँ पर CO3 था, कितना बचा हमारा, एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो यौगिक आपस में मिलता है और मिल करके क्या करता है, हमारा एक उत्पाद का निर्माण करता है। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद, और ये क्या कहलाता है, हमारा अभिकारक। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक यौगिक मिल करके क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस प्रकार से अभिकारक से क्या बनना, उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन कर देता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना, सूत्रों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने ये वाला जो अभिक्रिया है उसको हम लोग किसके रूप में दर्शा दिए हैं भाई, सूत्र के रूप में दर्शा दिए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो ये तो हो गया रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक जो समीकरण होता है उससे हमको कुछ सूचना मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचना। हमको रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना मिलता है, तो रासायनिक समीकरण से हमको दो प्रकार की सूचना यहाँ पर प्राप्त होता है, गुणात्मक सूचना और एक होता है मात्रात्मक सूचना। गुणात्मक सूचना का मतलब क्या होता है, तो वह सूचना, है ना, जो हमको जो है अभिकारक और उत्पाद की जो नाम है उसको बताता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक सूचना कहते हैं। मतलब इस सूचना से हमको क्या प्राप्त होता है कि अभिकारक कौन कौन से हैं वो उसके बारे में पता चलता है। तो गुणात्मक सूचना से हमको क्या मिलता है भाई, अभिकारक और उत्पाद के जो क्या होते हैं, नाम होते हैं, उसका बारे में हमको क्या होता है, पता चलता है। मतलब ये सिर्फ सूचना देता है कि कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और उत्पाद क्या क्या बन रहे हैं। तो ये इसको बताने वाला जो सूचना है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक सूचना। अगर हम मात्रात्मक सूचना की बात करें तो मात्रात्मक सूचना से हमको ये पता चलता है कि जो अभिकारक भाग ले रहा है और जो उत्पाद बन रहा है उनकी
वास्तविक संख्या कितना है उनको कौन बताता है भी, हमारा मात्रात्मक सूचना बताता है ना। जैसे हमारे पास मान लो एक क्रिया दिया है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या दिया है HCl। अब ये दोनों आपस में क्रिया करता है, ये प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है, इसी प्रकार ये प्लस और ये क्या होता है आपका माइनस। तो यहाँ से हम जानते हैं कि इनकी जो है +2 संयोजकता होती है, मतलब ये 2 संयोजकता दिखाता है, ये भी संयोजकता दिखाता है। तो यहाँ पर संयोजकता के आधार पर यौगिक को क्या किया जाता है, रखा जाता है भाई, ठीक है। जैसे कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसकी भी संयोजकता 2 होती है। तो जब भी केमिस्ट्री में लिखते हैं इनके जो संयोजकता होता है उसको हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, साथ में क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो आप देख रहे हैं इसको सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड, बट यहाँ पर हम 2 रखे हैं, यहाँ पर 1 रखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम की संयोजकता जो होती है वो 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। उसी प्रकार हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो केमिस्ट्री में अपोजिट साइड में संयोजकता को दर्शाई जाती है। जैसे क्लोरीन की संयोजकता 1 है इसलिए वो मैग्नीशियम द्वारा शो की जाती है, और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है उसको क्लोरीन द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो केमिस्ट्री में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के संयोजकता को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है हमारी, 1 होती है। तो जब इन दोनों को क्रिया कराई जाती है तो बनने वाला उत्पाद क्या होती है हमारी, Cl2 के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड। और साथ में क्या बच गया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दी जाती है। आगे हम बैलेंस करने की विधि पढ़ने वाले हैं भाई। अब यहाँ पर हो गया कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है हमारा, 2 है। जनरली क्या होता है जो सामने वाला रहता है वो पीछे जाके क्या हो जाता है, इस प्रकार से जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो उधर जाके H2 हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले ली जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है O। अब फिर पहले जैसा क्या बचा है यहाँ पर CO2। तो ये तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो मात्रात्मक जो सूचना होती है वह इसकी मात्रा को शो करती है। जैसे मान लो इसका 100% या कितना % मात्रा जो है भाग लिया और कितना % बना, उसको दर्शाने वाला जो सूचना होती है वो मात्रात्मक सूचना के नाम से जानी जाती है। द्रव्यमान को बताने वाली जो सूचना होती है उसे मात्रात्मक सूचना के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से कितना सूचना हो गया भाई, 2 सूचना हो गया, है ना। मतलब ये बता रहा है कि कितनी मात्रा में बन रहा है, कितना मात्रा भाग ले रहा है, अभिकारक का द्रव्यमान कितना है, उत्पाद का द्रव्यमान कितना है, उसको बताने वाले को हम मात्रात्मक सूचना कहते हैं। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण से रिलेटेड कुछ बातें। और भी आगे इससे रिलेटेड कुछ बातें दी गई है जिसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। आगे है हमारा रासायनिक समीकरण की सीमाएँ और उनकी निराकरण, दोनों एक साथ पढ़ेंगे कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण के पीछे कौन कौन सी सीमा है, मतलब उसमें कौन कौन सी गलतियाँ हैं उनको भी करेंगे, और उनको कैसे निराकरण किए हैं उनको भी हम लोग साथ में देखते जाएंगे। पहला ये दिया गया है हमारा अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था। मतलब जो रासायनिक समीकरण होता है वो जो है अभिकारक या उत्पाद के भौतिक अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है भाई, मतलब नहीं बताता है कि किसका भौतिक अवस्था। वैसे भौतिक अवस्था आप पढ़े होंगे, कितने भौतिक अवस्था होता है भाई, 3 होता है। एक होता है गैस, एक होता है द्रव, और एक कितना होता है, ठोस होता है। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा हमको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा जो हमारा अभिकारक है या उत्पाद है उसके भौतिक अवस्था कैसा है, ये रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। लेकिन आजकल हम उसका क्या कर चुके हैं, निराकरण कर चुके हैं। उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर सिंबल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे गैस को दर्शाने के लिए G का, द्रव को दर्शाने के लिए L का, ठोस को दर्शाने के लिए S का प्रयोग करते हैं। जैसे गैस फॉर जो है गैस में G होता है, लिक्विड बोलेंगे तो द्रव तो L से, और ठोस होता है सॉलिड होता है तो S से दर्शाया जाता है। लेकिन पहले जो है रासायनिक समीकरण में देखें तो वो उस नहीं दिखाता है, लेकिन अब दर्शाने के लिए उसको संकेत के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग करके उसको दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस ये दिया है हमारा HCl, इसकी मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू, अब ये मिलकर बनाता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड और साथ में बनाता है H2O प्लस बनाता है हमारा CO2, ये बनाता है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है। और यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि जो है यहाँ पर जो अभिकारक जो लिया गया है उसकी अवस्था कैसी है ना। ये अभिकारक है और ये क्या है भाई, हमारा उत्पाद है। लेकिन देख के पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में है, ये समीकरण नहीं बताता
आता है, लेकिन आजकल उसका निराकरण करके हम उसको अब क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो निराकरण में ये किया गया है कि यहाँ पर जो है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है तो इसको एच से दर्शाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मान लो ये गैस अवस्था में होता है तो इसको जी से दर्शाते हैं। उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड है तो उसको एच से दर्शाते हैं। और अगर हम बात करें पानी का तो अगर लिक्विड है तो उसको एल से दर्शाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसको जी से दर्शाते हैं। तो आजकल हम लोग इस प्रकार से जो भी हमारे पास बना हुआ उत्पाद और अभिकारक है उसको दर्शाने के लिए इस प्रकार से सिंबल का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहला उसका सीमा भी हो गया और साथ में निराकरण हो गया। दूसरा हमको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा दिया है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता। रासायनिक समीकरण अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन आजकल हम क्या कर चुके हैं, उनके सांद्रता को दर्शाने के लिए भी हम क्या कर चुके हैं, कुछ सिंबल बना चुके हैं। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं भाई, जैसे यहाँ पर दिया है जिंक, ठीक है, जिंक हो गया, प्लस यहाँ पर दिया है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं ना H2SO4 को। अब जो है अभी तो सिंबल तो आपको देखना आ गया है ना, ये हमारा जिंक क्या होता है, धातु होता है, ठोस अवस्था में होता है। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा एक्वा अवस्था में लिखा जाता है, पानी वाला अवस्था को एक्वा अवस्था बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसको तो हम लोग अवस्था में सीख चुके हैं। अब ये दोनों क्रिया करता है, दोनों और क्या क्या बनाता है, तो ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये बन जाता है आपका जिंक सल्फेट और साथ में क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। अब यहाँ से हमको जो है मान लो यहाँ पर तो पता चल गया कि सॉलिड है और ये क्या है हमारा, गैस है, ये पता चल गया, लेकिन यहाँ से आपकी सांद्रता पता नहीं चल रहा है। तो सांद्रता को दर्शाने के लिए जो है आजकल जो है अब एक डाइल्यूट जिसको हम लोग तनु बोलते हैं, और या तो हम क्या करते हैं कंसंट्रेट जिसको सांद्रता को प्रदर्शित करता है ना, सांद्र विलयन को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा विलयन क्या होता है, सांद्र होता है, और कौन सा विलयन तनु होता है, इसको शो करने के लिए या तो आप सांद्र लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं, तनु लिख सकते हैं। सांद्र को जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट, और तनु को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोला जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सामने में लिख सकते हैं, अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट लिख देना, और अगर कंसंट्रेट है तो कंसंट्रेट लिख देना। वैसे डाइल्यूट का मतलब ये होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा कम हो, और सांद्र का मतलब होता ये है कि जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो और जो हमारा वास्तविक जो पदार्थ है उसकी मात्रा ज़्यादा हो। तो आजकल उसको दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सिंबल सांद्र का और तनु का प्रयोग करते हैं। और तनु जो होता है और सांद्र होता है वही सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तनु बोल दिए मतलब उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा कम है, और अगर सांद्र बोल दिए तो उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो हम लोग जो है घर में जो है चाशनी आपने देखा होगा, चाशनी में शक्कर बहुत ज़्यादा होता है तो सांद्र के कैटेगरी में आएगा, क्यों, क्योंकि पानी उसमें कम है और शक्कर ज़्यादा है। और अगर हम शरबत की बात करें तो शरबत जो होता है, शरबत जो है वो आपका तनु के कैटेगरी में आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें शक्कर कम और पानी ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से सांद्र और तनु को दर्शाने के लिए इस प्रकार के सिंबल लिख करके क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस अवस्था में, अभी तनु अवस्था में है, जो उसको सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेट कर देता, सांद्र कर देता तो CO लिखता। तो इस तरीक़ा से हम सांद्रता को भी क्या कर सकते हैं, अभी के डेट में बता सकते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं देता है, लेकिन आजकल दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कितने हो गए भाई हमारा, ये हमारा 2 उसको प्रभाव जो है उनकी सीमा हो गया और साथ में निराकरण हो गया। अब नेक्स्ट की ओर चलें, तीसरा है हमारा ताप, उसके बाद दाब तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था। अब किसी अभिक्रिया में ताप जो है, दाब है या उत्प्रेरक जो कार्य कर रहा है उसको फिलहाल जो रासायनिक समीकरण प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन आजकल उसका भी निराकरण कर चुके हैं। उसको भी दर्शाने के लिए हम लोग सिंबल का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण दिया है N2 + 3H2 = यहाँ पर दिया है 2NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। इसको क्या बोला जाता है भाई, अमोनिया कहा जाता है, ठीक है, इसका नाम अमोनिया है। और ये तो नाइट्रोजन है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन, आप जानते होंगे है ना, या जान गए होंगे। और ये है हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको देख के पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक भाग ले रहा है, ताप कितना है, दाब कितना है, देख के पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रासायनिक समीकरण इसको बताता ही नहीं है।
अब इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ताप को, दाब को और सांद्रता को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिंबल के रूप में यहाँ पर लिख के बताते हैं। जैसे यहाँ पर उत्प्रेरक होता है उसको लिख दिया जाता है, जैसे में आयरन उत्प्रेरक होता है तो यहाँ पर हम उसको क्या कर दिए, लिख के बता दिए, तो पता चल गया कि हाँ इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर हम दाब की बात करें तो यहाँ पर मान लो जो है 600 ATM क्या होता है, दाब उपयोग होता है, तो यहाँ पर हमको दाब के बारे में भी पता चल गया, हाँ भाई इसमें 600 ATM दाब है। और मान लो इसका अगर ताप की बात करते हैं, ताप को भी क्या कर सकते हैं, आप दर्शा सकते हैं। जैसे इसमें लगभग 450 से 500 क्या होता है हमारा डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ताप लगता है। तो इस तरीक़ा से आज के डेट में जो भी रासायनिक समीकरण है उनमें कौन कितना ताप है, कितना दाब है, कौन सा उत्प्रेरक है, उसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। जबकि रासायनिक समीकरण में सब प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेकिन आजकल हम निराकरण करने के पश्चात ये सब क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं भाई, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा उत्प्रेरक भाग ले रहा है, कितना ताप है, कितना उसका दाब है। तो ये हमारा 3rd नंबर का क्या हो गया, सीमा हो गया, और साथ ही साथ उसका क्या हो गया, निराकरण हो गया। अब जो है नेक्स्ट नंबर का हमारा जो सीमा है वो है अभिक्रिया की गति। अभिक्रिया की गति मतलब कि स्लो है या फास्ट है, अब देख के पता नहीं चलेगा अभी कि अभिक्रिया की गति किस प्रकार से क्या कर रहा है, चल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं HCl प्लस क्या ले लेते हैं हम लोग, NaOH। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों क्या होता है हमारा, एक अम्ल होता है और एक क्या होता है, क्षार होता है। अब प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो, ये आपके लिए है भाई, है ना, आपको समझने के लिए है। प्लस माइनस करते हैं तो जो प्लस माइनस होता है वो निकल जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, जब भी आप प्लस माइनस को बाहर निकालते हैं जनरली प्लस सामने रहता है और माइनस बाद में रहता है। तो जैसे Na क्या है, प्लस है, तो इसको कहाँ रखेंगे आप, सामने ही रखेंगे। Cl क्या है हमारा, बाद में आ रहा है, तो उसको बाद में रखेंगे। तो जनरली जब भी यौगिक बनता है ना तो प्लस वाले पहले रहते हैं और माइनस वाला जो है बाद में रहता है। तो आप यौगिक बनाएंगे तो प्लस को पहले रखेंगे, माइनस को बाद में रखेंगे। एक्सेप्शनल को छोड़ दो तो ये केमिस्ट्री है भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, NaCl बन गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, H और OH, लिख दो H और OH। अब इसी को अगर बढ़िया लिख देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको H2O लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये अभिक्रिया क्या हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है या तीव्र गति से हो रहा है, अब देख के थोड़ी ना पता चल रहा है भाई। तो पता करने के लिए आजकल क्या किए हैं, लिख देते हैं, है ना। ये धीमी हो रहा है या जो है तीव्र गति से हो रहा है तो लिख देना। अगर ये स्लो हो रहा है तो स्लो लिख देना, और अगर फास्ट हो रहा है तो क्या लिख देना, फास्ट लिख देना। तो आजकल उससे पता चल जाता है कि हाँ वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। आजकल बुक में भी लिखा रहता है भाई, है ना, आपको पहले से नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिलहाल ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, तीव्र गति से होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, फास्ट लिख देंगे। तो आजकल हम लिख करके क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की गति को बता सकते हैं। तो ये भी हमारा एक सीमा और निराकरण हो गया। इसके बाद आपका दिया गया है वो है रासायनिक अभिक्रिया में हुए ताप परिवर्तन। अब कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रहा है और कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जो है आपका लिया जा रहा है, उसको भी दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है CH4 और इसको जला दिए, मेथेन को जला दिए। तो मेथेन को जैसे ही हम जलाते हैं ये बना लेता है आपका H2O और साथ में बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर दो तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ने 4। तो हमने मेथेन लिया, CH4 को मेथेन बोलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, एक ही दिन में सीखना उतना आसान नहीं है। तो मेथेन है और ऑक्सीजन है, जला दिए तो क्या बना हमारा, पानी बना, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ से ऊष्मा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर आप जो है प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लगभग जो है 393.5 है ना, यहाँ पर कितना होता है हमारा 393.5 किलोजूल क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। अर्थात यहाँ से वो प्लस वाला चिन्ह बता रहा है कि इससे ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है, ऊष्मा निकलता है। तो आजकल इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है ना। उसी प्रकार अगर माइनस में चले जाए, मान लो यहाँ पर दिया गया है कि 2HI दिया है, मान लो 2HI दिया है और इसको हम H2 और I2 में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दिया है माइनस मान लो 93 किलोजूल, मतलब यहाँ पर जो है माइनस में किया जा रहा है, मतलब वहाँ पर इसमें ऊर्जा की क्या है, कमी है, मतलब ऊष्मा क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से आप प्लस
और माइनस चिन्ह के आधार पर बता सकते हैं कि कहाँ पर ऊष्मा निकल रहा है और कहाँ पर ऊष्मा क्या हो रहा है हमारा लिया जा रहा है। जब भी आप मीथेन जलाते हैं, जैसे गोबर गैस में क्या रहता है भाई, मीथेन रहता है, तो जब उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं ईंधन के रूप में, तो वहाँ से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। मतलब वहाँ से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए उसको प्लस चिन्ह से, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को यहाँ पर बनाने के लिए ऊष्मा लिया जा रहा है तो उसको माइनस चिन्ह से, मतलब यहाँ पर ही ऊष्मा शोषी है और वह ऊष्मा छेपी है, वो दे रहा है और ले रहा है। तो आजकल हम इस प्रकार से लिख करके ताप में हुए परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर जो है ऊष्मा कम है। तो ये हो गया हमारा एक और जो है सीमा। आगे जो है और भी कुछ सीमाएं दिया गया है, जैसे ये दिया है अवक्षेप का बनना। वैसे रासायनिक समीकरण ये नहीं बताता है कि अवक्षेप बन रहा है या नहीं बन रहा है। अवक्षेप का बनना मतलब क्या होता है भाई, जैसे दूध में आप नींबू डाल दो, है ना, नींबू जो होता है वो क्या होता है, दूध को फटा देता है, अर्थात उसका अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। बट रासायनिक समीकरण जो होता है वो जो है अवक्षेप के बारे में नहीं बताता है, लेकिन आजकल हम उसका निराकरण कर चुके हैं कि अवक्षेप बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको कैसे दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है हमारा AgNO3, है ना, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, और एक दिया है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये दिया है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब दोनों को अगर हम क्या करें, क्रिया कराएं, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, और ये हो गया प्लस हो गया और ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया। अब दोनों क्रिया करेगा तो देखो मैं आपको बताया ना, प्लस माइनस को पकड़ के निकालना है और प्लस को हमेशा कहाँ रखना है, सामने में रखना है। तो Ag किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ, तो ये हो गया आपका AgCl, ठीक है, AgCl। अब Ag जो है Cl निकल गया, तो यहाँ पर इसको अच्छा से लिखना भाई, इसमें कोई नहीं करेंगे, AgCl प्लस। अब यहाँ पर क्या बचा है, सोडियम बचा है, तो पहले प्लस को लिखेंगे और NO3 को बाद में लिखेंगे। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, Na को बोलते हैं सोडियम और NO3 को क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रेट, और इसको बोलते हैं Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, है ना, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये हो जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि किसका अवक्षेप बन रहा है, किसका अवक्षेप नहीं बन रहा है, तो हमको देख के पता नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पर आपको दिखना है तो कौन सा अवक्षेप बन रहा है, जैसे इसका अवक्षेप जो बन जाता है, मान लो इसका अवक्षेप बन रहा है, तो उस स्थिति में इसको इस प्रकार के तीर से क्या किया जाता है, नीचे तीर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अवक्षेप मतलब नीचे तीर आया मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए हम लोग नीचे तीर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप अवक्षेप के बनने की प्रक्रिया को भी हम समझ सकते हैं। आगे है हमारा गैस का निकलना। अब कौन से अभिक्रिया से गैस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, उसको फिलहाल रासायनिक समीकरण नहीं बताता है ना, लेकिन आजकल उसका भी निराकरण कर चुके हैं कि कैसे पता चलेगा कि वहाँ से गैस निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो उसको हम ऊपर वाले तीर से दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास दिया है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था इनकी संयोजकता 2 होता है, और 2 होने की वजह से ये जो है MgCl2 का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पर 2 लिखा जाता है बैलेंस करने के लिए, अभी हम बैलेंस करने की प्रक्रिया देखेंगे, और H2 यहाँ पर क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो उस स्थिति में जब मैग्नीशियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है, और इसको दर्शाने के लिए ऊपर वाला तीर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ऊपर का तीर ये दर्शाता है कि हाँ वहाँ से गैस रिलीज हो रहा है, नीचे वाला तीर ये दर्शाता है कि हाँ वहाँ पर अवक्षेप बन रहा है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, अवक्षेप का बनना या गैस की निकलना को हम सिंबल से समझ सकते हैं। और लास्ट है हमारा अभिक्रिया की उत्क्रमणी प्रकृति। उत्क्रमणी का मतलब होता है आपका, जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा धो देते हैं तो गीला हो जाता है, लेकिन सुखाते हैं तो फिर से सूखा हो जाता है। मतलब जो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए उसको बोलते हैं उत्क्रमणी, है ना। उत्क्रमणी जैसे पहले घड़ी जो होता था वो चाबी भरने वाला होता था, एक बार चाबी भरते थे तले फिर से 0 में आ गया, फिर भरते थे फिर आ गया। तो उत्क्रमणी का मतलब होता है कि अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक पहले क्या बनाता है भाई, हमारा उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, हमारा उत्पाद बनाता है। और यदि उत्पाद फिर से क्या हो जाए, अभिकारक में परिवर्तित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी प्रक्रिया कहते हैं। तो उसको यहाँ पर फिलहाल रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं दर्शाया जाता था पहले। अब उसका निराकरण करने के लिए जो तीर का निशान था उसको जो है, जो एक तरफ था उसको क्या कर दिया गया, दोनों तरफ कर दिया। इसका मतलब यह है कि अभिकारक से क्या करता है, उत्पाद भी बन रहा है, और उत्पाद से पुनः क्या बन रहा है, अभिकारक बन रहा है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों तरफ का जो तीर होता है वो तीर उत्क्रमणी प्रकृति को दर्शाता है, जो पहले शायद नहीं दिया गया था, बाद में निराकरण करके इनको क्या किया गया,
बताया गया कि हाँ भाई यहाँ पर उत्क्रमणी हो रहा है। और मान लो एक ठो ऐसा तीर दिख रहा है, मतलब उसका अनुत्क्रमणी है, मतलब वो बन गया तो बन गया, वो वापस उसको अभिकारक नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इतने सारे कुछ पॉइंट है जो आपकी जो रासायनिक समीकरण की जो सीमा है उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा भी क्या करना है, जानना है। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो जो है रासायनिक समीकरण का संतुलन, है ना। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, रासायनिक समीकरण का क्या, संतुलन। संतुलन मतलब होता है बैलेंस, है ना। बैलेंस मतलब दोनों तरफ बराबर। जैसे हमारा ये क्या है, हमारा मान लो ये पलड़ा है तराजू का, तो यहाँ पर बैलेंस करना का मतलब क्या होता है, इसका दोनों तरफ का पलड़ा क्या हो, बराबर हो। वैसे ही ना रासायनिक समीकरण में क्या होता है, संतुलन होता है। और केमिस्ट्री में, रसायन में रासायनिक संतुलन का बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है भाई, या महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने इसी लेसन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, वहाँ पर भी रासायनिक जो हमारा समीकरण है उसका संतुलन जो है बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमको उसी के बारे में क्या करना है, जानना है कि संतुलन क्या होता है। संतुलन मतलब तो सिंपल यही है कि अभिकारक जितना है उतना उत्पाद बने, है ना। और ऐसा ही होता है भाई, अगर हम 4 ठो आलू घर में सब्जी के लिए बनाए हैं तो वो 4 ही आलू बनेगा, 6 ठो नहीं बन जाएगा ना। दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो संतुलन मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा जब क्या हो, बराबर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक संतुलन कहा जाता है। जो कि शुरू में नहीं रहता है, उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पर रासायनिक संतुलन को कैसे संतुलित करते हैं, इसके लिए यहाँ पर 2 जो है विधि क्या किया गया है, आपके बुक में दिया गया है। एक होता है पहला विधि, उसको बोलते हैं जांच या भूल विधि, है ना, जांच या भूल विधि। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियाँ हैं। पहला होता है हमारा जांच, या इसी को बोलते हैं भूल विधि। भूल विधि ये हमारा पहला विधि हो गया। और दूसरा होता है हमारा आंशिक विधि। क्या होता है भाई, हमारा आंशिक विधि। तो फिलहाल 2 प्रकार की विधियां हैं, और भी विधियां हैं इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के, लेकिन 2 विधि ज़्यादा अच्छा है ना। एक होता है जांच विधि और एक होता है आंशिक विधि। जांच विधि मतलब इसमें कोई विशेष नियम की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये बढ़िया वाला विधि है बोल सकते हैं। आंशिक विधि थोड़ा सा कठिन विधि है ना। तो इन दोनों विधियों से आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना है। तो पहले हम लोग किसके पास चलते हैं भाई, जांच विधि या भूल विधि के पास चलते हैं हम लोग। जांच विधि बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, भूल विधि बोल सकते हैं, है नहीं, भूल विधि। तो यहाँ पर ये जो जांच विधि या भूल विधि होता है, इसके लिए कोई विशेष कहा जाए नियम की आवश्यकता नहीं होता है नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपको अनुमान, इसको अनुमान विधि भी बोलते हैं, एक ठोर इसमें लिख सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अनुमान विधि। लग गया तो लग गया भाई, जान दो, है ना। तो अनुमान विधि है, लगाओ, जैसे ठीक ठाक हो गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो अनुमान विधि में हम लोग पहले चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसमें उदाहरण दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण लेके क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ अनुमान विधि को। जैसे मेरे पास दिया है हमारा, ये दिया है मैग्नीशियम नाइट्राइट। मैग्नीशियम नाइट्राइट, ये मैग्नीशियम नाइट्राइट का क्या है, हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर इसको अगर हम पानी से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। यहाँ से इसको अगर क्या कर दिया जाए, पानी से क्या कर दिया जाए, क्रिया करा दिया जाए, तो ये क्या क्या बन सकता है उसको हमको देखना है। तो ये जो है फिलहाल हम देखें तो मान लो ये क्या बनता है, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनता है हमारा, यहाँ पर ये बन गया अमोनिया बन गया। तो ये 2 चीज़ बन गया हमारा। तो हमने मैग्नीशियम नाइट्राइट को पानी के साथ क्रिया कराया तो क्या क्या बना भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अब ये तो पूरा रासायनिक समीकरण है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित नहीं है ना। इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, दोनों तरफ को देखते हैं। अभिकारक साइड, ये वाला साइड क्या होता है हमारा भाई, अभिकारक साइड है ना। ये वाला क्या है, अभिकारक, और ये वाला साइड क्या है हमारा, उत्पाद वाला साइड है। तो आपको दोनों तरफ ध्यान में रखना है। एक चीज़ याद रखना है, आप कोई भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, उसके अलावा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, एक साथ नहीं लेना है, तत्वों को लेना है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी लिखना है आपको मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्या देखना है आपको, अमोनिया।
में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। अब इसमें ना या तो आप सबसे कम मात्रा की से स्टार्ट कर सकते हैं या सबसे ज़्यादा से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इसका मात्रा 3 दिया है, बट इधर मैग्नीशियम की मात्रा कितना दिया है, 1 दिया है। तो आप जो है ज़्यादा मात्रा से कम की ओर जा सकते हैं या कम से ज़्यादा की ओर जा सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। अगर कम तरफ से स्टार्ट करेंगे तब भी ठीक है, या ज़्यादा तरफ से स्टार्ट करेंगे तब भी ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ भाई, है नहीं, समझाने के लिए। चलिए अब यहाँ पर पहले आप जैसे सिंपल है तो लिख लो, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है हमारा, ये कितना है हमारा 3 है, ठीक है। ये हमारा कितना लिख दिया, मैं 3 लिख दिया। अच्छा नाइट्रोजन कितना है भाई, देखो यहाँ पर 2 है। अच्छा ये हो गया। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इस तरफ का लिख लिए, इस तरफ का भी लिख लो। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितना लग रहा है हमारा, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ गुणा में होता है भाई, देखो ये कोष्टक में है, मतलब दोनों के लिए है। तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है हमारा, 3, 2 कितना हो गया हमारा, टोटल 5 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन 3 और 2 5 है। और नाइट्रोजन का 1 ठो है ना। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। ये लिख लिए। अब देखो कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ज़्यादा को आप क्या करो, कम है उसको ज़्यादा के जैसा कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कम को बढ़ा सकते हैं। तो हम मैग्नीशियम को पकड़ते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम 3 दिख रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम आपको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो आप क्या करो, इधर 3 है तो उधर भी 3 होना चाहिए, है ना। तो क्या करो आप जो है उधर 3 कर दो। एक चीज़ है, जब भी आप क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए जो नंबर लगाएंगे वो पीछे साइड नहीं लगाएंगे भाई, इस तरीक़ा से, है ना। जो भी करेंगे क्या करेंगे, फ्रंट में करेंगे, पीछे साइड कभी नहीं होगा ना, ये याद रखना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है हमारा, ये 3 है। और इधर कितना है, 1 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना कर दिए, यहाँ पर 3 कर दिए। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम इधर भी 3 हो गया, मैग्नीशियम इधर भी 3 हो गया। ओके, अब देखो नाइट्रोजन के पास चलते हैं। मैग्नीशियम को ठीक ठाक हो गया। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इधर कितना है हमारा, 2 है। इधर कितना है हमारा, 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम जो है नाइट्रोजन को क्या करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं भाई, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है हमारा, 2 है। तो यहाँ पर भी कितना कर दिए, 2 कर दिए। चलिए ये भी बैलेंस हो गया, पीछे नहीं सामने में। चलिए तो हमारा 2 चीज़ बैलेंस हो गया, हमारा मैग्नीशियम बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन। अब किसको देखना है, हाइड्रोजन को देखना है। अब हाइड्रोजन को देखो, इधर बढ़ गया भाई, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया हमारा, टोटल 8 हो गया, है ना। तो 8 हो गया। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, देखो 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6, इधर भी ये देखो इस 3 को इस 2 से गुणा करोगे ऐसे करके तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ पर 2 से आगे गुणा कर दोगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो 6 6 कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर 12 हाइड्रोजन है और इधर का ठो दिख रहा है, 2 ठो। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 6 से क्या कर दो, गुणा कर दो। यहाँ पर 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 12। अब कौन बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है, देखो इस साइड बात करेंगे फिलहाल, तो इस साइड कितना है हमारा, 6 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन, अब इसको बनाए तो कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर देखो तो 3 दूनी कितना है, 6। देखो ये 2 है और 2 को 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो तो 6। तो इधर आपका क्या हो जाता है, इस तरीक़ा से आराम के साथ बैलेंस हो जाता है। तो ये हमारा बैलेंसिंग इसका हो गया। ये हमारा क्या होता है, इसका बैलेंस इक्वेशन होता है भाई, कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो नाइट्राइड होता है, अगर उसको हम क्या करते हैं, पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो जा कर के हमको क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो भूल या जांच विधि होता है, या जो अनुमान विधि होता है, उस विधि के द्वारा पहले देखा जाता है कि अभिकारक और उत्पाद के साइड में किसकी मात्रा कम है। अगर कम है तो उसको ज़्यादा मात्रा के जैसा क्या करने के लिए, लेबल करने के लिए उतनी संख्या क्या किया जाता है, उसके साथ गुणा किया जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें, मैग्नीशियम इधर 3 था उधर 1 था, तो हमने क्या किया, 1 को बढ़ाने के लिए 3 से गुणा कर दिया। तो इस तरीक़ा से जांच विधि में या भूल विधि में क्या किया जाता है, विधि का उपयोग किया जाता है भाई। ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं आपको समीकरण संतुलित करने के लिए, जो हम क्या कर सकते हैं, इसी टाइप से क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं।